वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और अब हम यहाँ पर देखेंगे पार्ट 5 ऑफ इंडियाज फॉरेन रिलेशंस और इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। यहाँ पर हम इंडिया की जो न्यूक्लियर, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इंडिया की क्या पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, किस तरह से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को अक्वायर किया था, कब पीसफुल यूज के लिए अक्वायर किया था, कब हथियार बनाए थे, वो हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं। जितनी भी ट्रीटीज हैं सब यहाँ पर डिस्कस होंगी। लेट्स स्टार्ट विद इट। देखो, मई 1974 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब इंडिया ने एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है ये पीसफुल पर्पस के लिए है। एक चीज याद रखना कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज सिर्फ वेपन्स बनाने के लिए नहीं होता, सिर्फ हथियार बनाने के लिए नहीं होता, उसका यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी होता है। तो हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग बड़े पीसफुल पर्पस के लिए जो हम हथियार नहीं बना रहे यहाँ पर, हमने ये जो एक्सप्लोजन किया है, ये जो टेस्ट किया है, ये पीसफुल पर्पस के लिए किया है, यूज करने के लिए। उस हिसाब से कोई हथियार नहीं बनाया है यहाँ पर। जो पंडित नेहरू थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनको हमेशा से ही साइंस और टेक्नोलॉजी पर बहुत भरोसा था कि यही हमारे देश को मॉडर्न कर सकती है, इंडिया को एक मॉडर्न इंडिया बना सकती है। और एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट जो था उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स का, इंडिया को मॉडर्न बनाने का, वो ये था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो चलाए जाएं इन लेट 1940s अंडर गाइडेंस ऑफ होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा जो थे, उनके अंडर, उनकी लीडरशिप के अंडर ऐसे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चलाए गए ताकि इंडिया को एक मॉडर्न इंडिया बनाया जा सके। अब इंडिया जो है एटॉमिक एनर्जी को यूज करना चाहता था फॉर पीसफुल पर्पस। जो पंडित नेहरू थे वो न्यूक्लियर हथियारों के अगेंस्ट ही थे। वो ये कहते थे कि पूरी, मतलब जिनके पास है भी उनको भी त्याग देने चाहिए और हमें न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने चाहिए। लेकिन उनकी इस प्लीड का, उनकी इस कोशिश का कुछ खास असर हुआ नहीं, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बढ़ते चले गए थे। यहाँ पर कम्युनिस्ट चाइना जो है, जो चाइना है हमारा जो नेबर है चाइना, उसने भी फाइनली न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए अक्टूबर 1964 में। और हमारी कंट्री में भी मेनली बीजेपी की तरफ से मांग उठ रही थी जब ये सब हो गया। एक्चुअली उस वक्त बीजेपी नहीं थी, वो लोग भारतीय जनसंघ थे, आपको याद होगा। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है जैसे कि, तो ऊपर नहीं, आगे वाले, या मतलब उस चैप्टर की वीडियो अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। तो लास्ट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी सभी लोग कह रहे थे, जो मेनली राइट विंग के लोग थे, वो ये कह रहे थे कि अब आप हमको भी कर लेने चाहिए न्यूक्लियर टेस्ट आफ्टर दिस। लेकिन काफी टाइम बाद हम लोगों ने न्यूक्लियर हथियार यहाँ पर बनाए थे। तो फाइनली चाइना जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है 1964 में, और 5 न्यूक्लियर वेपन वाली पावर्स हो जाती हैं, जिनके पास 5 ऐसे नेशंस हो जाते हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हो जाते हैं। अब यूएसएसआर यानी कि अमेरिका, सोवियत यूनियन, यूके यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ठीक है, तो ये 5 ऐसे नेशंस हो जाते हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हो जाते हैं। और ये 5 नेशंस परमानेंट मेंबर भी हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक ऐसी ट्रीटी बनाते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968, और बाकी वर्ल्ड पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रीटी थी ये 1968 में आई थी, और इसने ये क्या कहा था कि जिन लोगों ने, जिन नेशंस ने
1967 तक अपना कोई भी न्यूक्लियर हथियार वगैरह टेस्ट कर लिया है, वो तो रख सकते हैं हथियार, मतलब दे कैन कीप द न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन जिन नेशंस ने अभी तक भी न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं किया है वो नहीं रख सकते, यानी कि यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, ये जो 5 देश हैं ये तो रख सकते हैं हथियार, न्यूक्लियर हथियार। अब आगे कोई और देश जो है वो न्यूक्लियर हथियार को टेस्ट करके न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता। इंडिया ने इस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को हमेशा डिस्क्रिमिनेटरी माना और कभी इसको साइन किया भी नहीं, मतलब कभी भी इसको साइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया को ऐसा लगता था कि ये तो गलत है ना, कि या तो सभी देश छोड़ें, कि ना तो नए देश बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स और ये पुराने वाले हैं ये भी खत्म कर दें अपने न्यूक्लियर वेपन्स। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ देशों को तो आज़ादी हो मतलब वेपन्स रखने की और कुछ को नहीं हो, ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, जो कि गलत है। तो इंडिया ने कभी इसको साइन किया ही नहीं, मतलब मना कर दिया था साइन करने से, हम नहीं करेंगे। जब हम लोगों ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था फॉर पीसफुल पर्पस, यानी कि हथियार बनाने के टाइम नहीं, ये जो मई 1974 है, तब हमारी कंट्री की सिचुएशन बड़ी ही बुरी थी। हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में थी, पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में टेंशन्स चल रही थी। अरब इजराइल वॉर जो हुई थी 1973 में, उसकी वजह से क्या हुआ था कि अरब इजराइल वॉर कौन सी होती है, देखो इजराइल एक ऐसी जगह पर है एस्टेब्लिश्ड जिसके आसपास उसके बहुत सारे अरब दुश्मन हैं, क्योंकि उसने पैलेस्टीन पर कब्जा करके और उसका रीजन जो है वो खत्म करके अपना देश बचाया है, जिसकी वजह से सारे आसपास के जो नेबर्स हैं वो गुस्सा है उससे, इजराइल से, जिसकी वजह से इनकी वॉर हो गई थी 1973 में। और ऑयल शॉक आ गया था, क्योंकि मेनली जो तेल आता है वो अरब नेशंस से आता है ना, तो इन अरब नेशंस की जब लड़ाई हो गई थी तो ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। यहाँ पर इंडिया जो है वो इन्हीं नेशंस से अपना ऑयल इंपोर्ट करता है, तो महंगाई इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, और इकोनॉमिक एक टर्मोइल आ गया था। कई सारी प्रोटेस्ट इस वक्त चल रही थी, पूरी कंट्री में चल रही थी। आपने इसको उससे रिलेट करना, याद है इमरजेंसी वाला जो चैप्टर है उसमें शुरू में जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है, जो पहली हेडिंग है उसकी, उससे रिलेट करना, उस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। तो उस वक्त का न्यूक्लियर वेपन्स वाला टाइम ये था। यहाँ पर ये पैराग्राफ आपको कहता है कि although there are many differences among political parties about how to conduct external relations, Indian politics is generally marked by a broad agreement among the parties on national integration, protection of international boundaries, and on question of national interest. देखो ये कहते हैं कि इतनी सरकारें आई हिंदुस्तान में, है ना, अब तक चल रही हैं, इन सरकारों में चाहे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंस रहे एक्सटर्नल रिलेशंस को लेके, कि किस तरह से बाकी कंट्रीज के साथ हम लोगों को किस तरह से रिलेशंस मेंटेन करके रखने चाहिए, लेकिन सभी कंट्री के सभी पार्टीज का, चाहे कोई भी पार्टी आए भारत में, चुनाव जीतकर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, सबका एक 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 ब्रॉड कंसेंसस, एक सबकी सहमति इस चीज़ पर तो है कि देश को टूटने नहीं देना, नेशनल इंटीग्रेशन रहना है, और हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, मतलब ऐसे कब्जा होने नहीं देना और प्रोटेक्ट करके रखना है, मतलब देश को बेचने का ख्याल तो कोई भी नहीं रखता है ना, और अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है, कि अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है हमारा, और जो हमारे इंटरेस्ट है उसको फॉलो करना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग ब्रॉडली अग्री करते हैं कि मतलब देश तो सबसे ऊपर है, पार्टी पॉलिटिक्स से भी ऊपर है ना, तो यही चीज़ है।
तो इस वजह से फॉरेन पॉलिसी हैज प्लेड अ लिमिटेड रोल इन पार्टी पॉलिटिक्स, यू कैन सी हियर। नाउ इज द फास्ट फॉरवर्ड इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखो इंडिया ने, मैंने तुम्हें बताया कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया था कि ये गलत है, डिस्क्रिमिनेशन वाली है। और जब इनडेफिनेट एक्सटेंशन भी हुआ, मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को बढ़ा करके 1995 में ये फिर आए थे कि चलो भाई साइन कर दो, तो इंडिया ने फिर मना कर दिया और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी को भी साइन नहीं किया। इंडिया ने जब अपने न्यूक्लियर टेस्ट्स कर लिए उसके बाद बोला अब करवा लो जहाँ करवाना है, अब कौन करवाएगा, है ना, अब तो कर ही लिया। तो फाइनली इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट अपने किए मई 1998 में। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। और जब से चाइना ने न्यूक्लियर वेपन्स अक्वायर किए थे तब से बात तो खासकर वो एक ऐसे लीडर थे जो कहे जा रहे थे कि मतलब वी शुड हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो फाइनली इंडिया पर खूब सारे सैंक्शंस लगे क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया, खास करके यूएस ने। इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए तो पाकिस्तान ने कुछ ही दिनों बाद अपने यहाँ भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे। भारत और पाकिस्तान दोनों पर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगे थे, लेकिन वो टाइम के साथ चलते चलते उठा लिए गए थे। मतलब अब तो इंडिया पे नहीं है, ऑफ कोर्स ना ही पाकिस्तान पे है, लेकिन जब हम लोगों ने टेस्ट किया था तब बहुत ज़्यादा लगे थे। इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो यही है कि हम लोग नो फर्स्ट यूज़, कि हम लोग चला करके किसी पे वेपन नहीं मारेंगे। कि मतलब हमें किसी देश पे गुस्सा आ रहा है और एकदम से मन आया और हमने वेपन चला दिया, जब तक सामने वाला नेशन, सामने वाला देश हम पर हमला नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन से, हम नहीं करेंगे। मतलब नो फर्स्ट यूज। और एंड रिटेरिएट्स इंडियाज कमिटमेंट टू ग्लोबल वेरीफाइएबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट लीडिंग टू न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। यानी कि इंडिया ये कहता है अगर पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं न्यूक्लियर वेपन्स त्यागने को तैयार हो जाएं तो हम भी त्याग देंगे। हाँ, एक चीज़ है, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो त्याग दें अपने वेपन, हम तो छोड़ दें अपने वेपन और कुछ नेशंस छोड़े ही ना। और वेरीफाइएबल होना चाहिए, हमको ये पता लगना चाहिए कि तुमने सच में छोड़ दिए। अगर बाकी नेशंस ने सच में नहीं छोड़े और हमसे छुड़वा दिए गए तो ये गलत है। तो इंडिया ये कहता है कि अगर पूरा वर्ल्ड ग्लोबल और वेरीफाइएबल हो और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, अगर सभी लोग न्यूक्लियर वेपन छोड़ दें तो हम भी छोड़ देंगे। ये हमारी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, ये हमारी एक पॉलिसी है। Now is shifting alliances in world politics. As you will read in chapter 6 and also in chapter 9, many non-Congress governments came to power in the period starting 1977. This was also the time when world politics was changing dramatically. What does it mean for India's external relations? अब हम यहाँ पर 1977 में, तुम्हें याद होगा, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी और यहाँ पर हम यहाँ पर यही देखने वाले हैं कि किस तरह से इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस जो हैं, इंडिया के जो रिलेशंस हैं बाहर की कंट्रीज से, वो किस तरह से चेंज हुए थे। देखो इससे पहले क्या था, हमारा टिल्ट था सोवियत यूनियन के साइड। हम लोग ये तो कहते थे कि हम यूएसए के साथ भी मिले हुए नहीं हैं, हम लोग सोवियत यूनियन के साथ भी मिले हुए नहीं हैं। उस वक्त का टाइम चल रहा था कोल्ड वॉर का, और कुछ कंट्री सोवियत यूनियन के साथ मिली हुई थी, कुछ यूएस के साथ मिली हुई थी और कुछ हमारी तरह थी, दोनों के साथ नहीं मिली हुई थी। हम लोग ये कहते तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा झुकाव जो था, हम जिसकी तरफ झुके हुए थे वो सोवियत यूनियन था, हम लोग यूएस से थोड़ा दूर थे। तो जब जनता पार्टी आई गवर्नमेंट 1977 में, तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम लोग जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट रखेंगे, कि हम लोग सचमुच का नॉन अलाइनमेंट रखेंगे, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हम लोग सोवियत यूनियन के साथ झुके हुए हैं।
तो अब हम जनता पार्टी ने कहा कि हम लोग सोवियत यूनियन के साथ जो झुकाव है वो अपना कम करेंगे और सचमुच का नॉन अलाइनमेंट रखेंगे. Since then, all governments, Congress or non-Congress, have taken initiatives for restoring better relations with China and entering into close ties with US. 1977 के बाद चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई चाहे कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, सभी ने ये कोशिश की कि हम चाइना के साथ रिश्ते सुधारें और साथ में ही यूएस के साथ भी थोड़ा बहुत अपने जो संबंध है वो मजबूत करें. In Indian politics and in popular mind, India's foreign policy is always linked with the two questions. इंडियन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो दो क्वेश्चंस उसमें ज़रूर होते हैं. पहला क्या, इंडियाज स्टैंड विज़ पाकिस्तान एंड अदर इज इंडो यूएस रिलेशंस, कि इंडिया पाकिस्तान के साथ अपने कैसे रिश्ते रखेगा, क्या स्टांस रखेगा, ये तो हमेशा से रहा है. और इंडो यूएस रिलेशंस और इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस क्या होंगे, जो भी लाजमी है क्योंकि यूएस जो है हेजेमनी पावर है, शक्तिशाली, सब विश्व का शक्तिशाली नेशन है, तो ये तो एक क्वेश्चन होना ही चाहिए ना, इंडो यूएस रिलेशंस. In the post-1990 period, the ruling party have often been criticized for their pro-US foreign policy. 1990 का वक्त जो था, तुम्हें याद होगा 1991 में सोवियत यूनियन टूट के बिखर गया था और सुपर पावर खत्म हो गई थी सोवियत यूनियन की, अकेला सुपर पावर रह गया था यूएस. और 1990 के बाद इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इसी बात से क्रिटिसाइज की जाती है कि ये लोग यूएस के ज़्यादा नज़दीक चले गए और यूएस की तरफ ज़्यादा झुक गए थे. Foreign policy is always dictated by ideas of national interest. In the period after 1990, Russia, though continues to be an important friend of India, has lost its global preeminence. Therefore, India's foreign policy has shifted to a more pro-US strategy. देखो ऐसा है, 1990 के बाद रशिया जो है वो इंडिया का अच्छा दोस्त रहा, लेकिन रशिया एक सुपर पावर नहीं रह गया था. तो इस वजह से इंडिया को यूएस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. अगर हम रिश्ते अपने मजबूत नहीं करते, क्योंकि हमारे भी अपने नेशनल इंटरेस्ट है ना, अगर हम रिश्ते मजबूत नहीं करते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती. मतलब हम लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोवियत के साथ झुके हुए थे, तो उसके बाद जब सोवियत टूटा तो हमारे उसमें कुछ रहा नहीं, तो फिर इस वजह से हमें यूएस की तरफ कहीं ना कहीं रिश्ते अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए मजबूत करने पड़े थे. Besides, the contemporary international relations is more influenced by economic interest than by military interest. ये कहते हैं कि मिलिट्री के अकॉर्डिंग नहीं चलते इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, कि मतलब किससे किस देश से आपको फ़ायदा हो रहा है उसके साथ ही अच्छे रिलेशंस रखो. This has also made an impact on the India's foreign policy choices. At the same time, Indo-Pakistan relations have witnessed new developments. ऐसा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नया कोऑपरेशन नहीं हुआ, कोई दोनों देशों ने कोशिश नहीं की कि कश्मीर का मुद्दा होने के बावजूद थोड़ी शांति रहे. ऐसी कोशिश हुई है. कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं हमारे, इवन हम लोग इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी करते हैं. हमारा काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारी वो इंडिया से बाहर जाती हैं. जैसे हमारा जो नमक है ना, जो सॉल्ट है हमारा नमक, वो पाकिस्तान को हम लोग देते हैं यहाँ से. पाकिस्तान भी बदले में हमको काफ़ी सारी चीज़ें देता है. तो ऐसा नहीं है, वैसे ऊपर मतलब गुस्सा कितना ही चल रहा हो, ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ये हम दोनों कंट्रीज़ में होता रहता है. इसके अलावा वहाँ के लोग यहाँ आ जाते हैं, यहाँ के लोग वहाँ चले जाते हैं, तो एक सिटीजन्स का मूवमेंट भी चलता है. एक ट्रेन और बस सर्विस भी चलती है दोनों कंट्रीज़ में. तो ये सब चीज़ है. मगर इन कॉपरेशन होने के बावजूद भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, दंगे होते रहते हैं. अब 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ही हो गया था, है ना, लेकिन बहुत सारी कोशिश रहती है कि पीस रहे. अब का टाइम अगर देखा जाए तो इट्स गोइंग ऑन, मतलब कभी खट्टे मीठे रिलेशंस रहते हैं, है ना,
और मेनली मीठे तो क्या कहेंगे आप उन्हें, खट्टे ही रहते हैं लगभग। तो ऊपर से थोड़ा बहुत शांति फैलाने के लिए थोड़ा बहुत हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है जिससे फिर खटास आ जाती है। आ, अगर पार्टीशन नहीं होता तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत का ही एक हिस्सा होता, और जियो पॉलिटिक्स ही कुछ और होती। मगर जो भी है, पार्टीशन के इस दर्द को तो झेलना ही पड़ेगा। और इस तरह की खटास जो है, चाइना क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त है तो और ज़्यादा बढ़ने वाली है आगे आने वाले टाइम में। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। पूरा चैप्टर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।